हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अर्थव्यवस्था का एक नया चैप्टर, यानी कि आपका चौथा चैप्टर हमारी वित्तीय संस्थाएं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, उसके सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशन कर लिया था। अगर आप में से कोई भी बच्चा नहीं देखा है तो बच्चों सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उन चैप्टर्स को पढ़ लीजिएगा, ताकि आप अपना अच्छा से भली बाती अच्छा मार्क्स उठा पाएंगे आप लोग बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, आइए इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर जो है आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है आपका 100% एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। मतलब कि अगर इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया तो 3 ऑब्जेक्टिव और एक आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब कि 7 नंबर आप आसानी से फिक्स कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आपका आना ही आना है 7 से 8 नंबर इस चैप्टर से। अब क्वेश्चन जहाँ जहाँ से बनेगा आप लोग चैप्टर में पढ़ते रहिएगा मेरे पास से, तो मैं सारा चीज़ आपको बताते जाऊँगा कौन सा ऑब्जेक्टिव आपका इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मुख्य रूप से हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं, उसके बाद सरकारी वित्तीय संस्थाएं, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं ये क्या होती है, वित्तीय संस्थाओं को कितने प्रकारों में बांटा गया, ये तो सीधा सीधा एक बार आ गया था बच्चों की। वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार की होती है, 1 2 3 4, तो आपको ध्यान रखना है 2 प्रकार की होती है वित्तीय संस्था। एक होता है आपका राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और दूसरा होता है आपका राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। उसके बाद मुख्य रूप से जानेंगे हम लोग मुद्रा बाजार, यानी कि भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय पूंजी बाजार। बार बार आपका ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा आया था बच्चों की, भारत की जो है वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है, तो आप लोग को मालूम होगा मुंबई को, है ना। अगर मालूम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर में सारा चीज आ जाएगा। यहाँ पर मुख्य रूप से सारा चीज हम लोग को अच्छी तरह से कंप्लीट करते जाएंगे बच्चों। ठीक है, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, किस प्रकार से ऋण प्रदान किया जाता है। उसके बाद वाणिज्यिक प्रणाली यानी कि बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसमें मुख्य रूप से केंद्रीय बैंक यानी कि आपका वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, केंद्रीय बैंक में हम लोग मुख्य रूप से आरबीआई को देखेंगे, और जिससे आपका बार बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत ही गजब तरीके से मैं आपको सारा चीज पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप लोग अंत तक सारे चैप्टर का सारा पार्ट देख लीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, तो जिससे में हम लोग ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करेंगे उस समय सारा चीज़ जो है सारा प्रश्न आप आसानी से हल कर लेंगे, और जिस समय सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे बच्चों वहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या आप लोगों को नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए बिना किसी समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहला आपका वित्तीय संस्थाएं को समझते हैं बच्चों। वित्तीय संस्थाएं किसको कहेंगे, तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वैसी संस्था जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साख एवं मुद्रा संबंधित कार्यों का संपादन करती है, ऐसी संस्था को क्या कहते हैं, वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। यानी कि मुख्य रूप से बच्चों वैसी संस्थाएं जो साख यानी कि आपके विश्वास को जीतने के लिए, यानी कि आपके पास जो भी मुद्रा है अगर आप उसको कहीं पर रखने चाहते हैं तो आप किसी दूसरे आदमी को कैसे दे देंगे बिना विश्वास के। वो आदमी 100%, वो आदमी अगर बेईमान है तो वो कैसे आपको वापस करेगा, नहीं करेगा ना। तो इसमें मुख्य रूप से सरकार या कुछ ऐसे प्राइवेट या निजी कंपनियां या फिर आपका संगठित क्षेत्र होते हैं जो आपको हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती है, जिसके आधार पर आप अपने मुद्रा को वहां पर यानी कि जमा रखते हैं बच्चों, फिर अपने समय अनुसार आप वहां से प्राप्त भी कर लेते हैं ताकि आप उसका उपयोग कर सके आसानी से। तो मुद्रा संबंधी जितने भी कार्यों का संपादन जो करता है उसी को हम लोग बोलते हैं वित्तीय संस्थाएं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, किसी प्रकार की समस्या है नहीं ना। जितने उद्योग, व्यापार एवं व्यवसाय के आर्थिक विकास के लिए, यानी कि कोई भी आदमी जो है एक फैक्ट्री लगाने चाहता है, या फिर आपका कोई आदमी व्यापार करने चाहता है, या किसी भी प्रकार की व्यवसाय करना चाहता है, या आपका किसान जो है उसको खेत के लिए फसल बोने के लिए बीज चाहिए, उसको विभिन्न प्रकार के खादों की जरूरत पड़ती है, या फिर आपका ट्रैक्टर चाहिए उसको एक। तो यहाँ पर मुख्य रूप से उन सारे चीज़ों को पूरा करने के लिए उसका अगर बैंक में साख बना हुआ रहता है तो वो जाकर के क्या करता है बच्चों, उसको ऋण प्रदान होता है, यानी कि लोन लेता है, और उसके माध्यम से वो अपनी सारी जरूरत को पूरा करता है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर कौन भूमिका निभाता है, ये सारे जो काम है कौन करता है, तो इन सारे कार्यों का आपका जो संपादन करता है बच्चों वो आपका वित्तीय संस्थाएं करती है। ठीक है, सरकारी वित्तीय संस्थाएं के बारे में बात करते हैं। सरकारी वित्तीय संस्था यानी कि आपका गवर्नमेंट यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। तो सरकार द्वारा स्थापित अथवा संपोषित बैंकिंग संस्था साख या ऋण की उपलब्ध कराता है, यानी कि जो भी आपका सरकार द्वारा स्थापित है संपोषित बैंकिंग संस्था जो हमको क्या प्राप्त कर यानी प्रदान करता है बच्चों, ऋण उपलब्ध कराता है, किसी भी आदमी को ऋण उपलब्ध कराता है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे सरकारी वित्तीय संस्थाएं, या फिर बोलेंगे सरकार द्वारा स्थापित एवं संपोषित वित्तीय संस्थाओं को क्या कहते हैं, सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। अब अगर मान लीजिए हमको लोन नहीं मिला, तो अगर कुछ हिसाब से हमको नहीं मिला होगा, मान लीजिए कोई आदमी है उसके पास कुछ भी नहीं है बच्चों, उसके पास ना तो एक यानी कि कोई धूड़ जमीन भी नहीं है उसके पास, ना तो उसके पास रुपया है, कुछ भी करेंसी कुछ भी नहीं है, तो उसको तो बैंक रुपया नहीं दे सकती है। लेकिन अगर वो आदमी जाएगा बैंक में रुपया जमा करने के लिए अपना, उसके पास बहुत कम मात्रा में 1 से 2 हज़ार रुपया है, फिर भी तो बैंक जमा ले लेगा ना। तो इस प्रकार से वो क्या किया बच्चों,
उन्होंने उन्होंने उस आदमी को क्या किया, सेवा प्रदान किया। किस प्रकार की, वित्तीय प्रकार की सेवा प्रदान किया, तो उसको बोलेंगे हम लोग सरकारी वित्तीय संस्थाएं, जो किसके द्वारा संपोषित और स्थापित होती है, सरकार के द्वारा स्थापित होती है। जैसे आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, तो आप लोग जल्द से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बच्चों, आपका जो है अकाउंट जो है अपना खाता खोले हैं रुपया लेने के लिए, क्योंकि आप लोग तो 100% ये तो मालूम ही है, आप लोग तो मैट्रिक में 100% फर्स्ट डिवीजन तो लाना ही है, जैसे ही फोड़ फाड़ करके लाना ही है। तो आपको वहाँ पर मिलने वाला है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर अप्लाई करने के समय कौन सा अकाउंट देंगे, अपना कौन सा खाता देंगे, यानी कि आपका किस बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीज़, इन सारी चीज़ों से इंटरेस्ट रखना है बच्चों, तब ये समझ में, ये सारा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आपको आसानी से आ जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपको आ गया। चले दूसरा बात करते हैं हम लोग, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं। अर्ध मीन से होता है बच्चों, जैसे ही कभी भी अर्ध वर्ड आ जाएगा तो आपको ध्यान रखना है, अर्ध मीन से होता है आधा, यानी कि आधा सरकारी होगा और आधा क्या होगा, कोई निजी आदमी वहां पर उसका स्वामित्व होगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आपके भारत का क्या है, केंद्रीय बैंक है बच्चों, निर्देशानुसार स्थापित मापदंडों के द्वारा लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली संस्थाएं अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहलाती है। यानी कि आरबीआई जो है बच्चों, आपको ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक बार आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था बच्चों कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, यानी कि ये आपका एक बार नहीं, ये क्वेश्चन आपका जो है मुख्य रूप से 3 बार पूछा हुआ है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। 2021 यानी कि 2017 में पूछा हुआ है, 2018 में पूछा हुआ है, 2021 में पूछा हुआ है, यानी कि लगातार आपका आया हुआ है बच्चों। 22 में नहीं आया तो 100% आपका 23 में आना ही आना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। जितने भी नोट्स होते हैं बच्चों, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50, 500, 1000, 2000, जितने भी नोट देखते हैं उस पर लिखा हुआ रहता है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो आपका भारत का क्या है, केंद्रीय बैंक है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव यहां से आपका बनता है। तो मुख्य रूप से आरबीआई क्या करती है बच्चों, कुछ अपना मापदंड रखा है, उस आधार पर अगर जो है क्या करता है, उस यानी कि निर्देशानुसार स्थापित मापदंडों के द्वारा क्या होती है, लोगों की वित्तीय आवश्यकता को पूर्ति किया जाता है। तो उसकी पूर्ति करने वाली जो संस्थाएं होती है वही क्या कहलाता है, आपका अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहलाती है। जैसे आपका है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यानी कि आपका रूरल जो बच्चों वो आ जाएंगे। उसके बाद आपका बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक इत्यादि, इसमें अलग अलग प्रकार के और भी आ जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरा जो है आपका, तीसरा वित्तीय संस्थाएं बच्चों वो है आपका स्वच्छ नहीं, यहाँ पर होगा आपका सूक्ष्म। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है लिखने के समय, आप लोग को ध्यान नहीं रखिएगा, यहाँ पर ध्यान देना है कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं, यहाँ पर लिख लेंगे माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से कम ब्याज पर ऋण की व्यवस्था करने वाली संस्था को सूक्ष्म वित्तीय संस्था कहते हैं। यानी कि बच्चों वैसे लोग जिनकी आय का स्रोत बहुत ही कम है, यानी कि जिनका दैनिक आय बहुत ही कम है, यानी कि जो आपका मासिक यानी कि महीना में उसका इनकम जो है बच्चों बहुत ही कम है, तो उसको कैसे ऋण प्राप्त होगा, बैंक तो उसको ज़्यादा मात्रा में देगा नहीं, क्योंकि उसका साख तो है नहीं, तो वहाँ पर वो चुकाने के लायक नहीं है, इसलिए उसको छोटे स्तर पर ऋण देने के लिए, ऋण प्रदान करने के लिए उपस्थित होता है बच्चों आपका सूक्ष्म वित्तीय संस्था, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में और बहुत ही कम ब्याज पर जो है उसको आसानी से ऋण प्रदान कर देती है। उसका क्या होता है, ब्याज प्रतिशत बहुत ही कम होता है बच्चों। ठीक है, आगे बात करते हैं नोट पॉइंट के रूप में, देश के आर्थिक विकास के लिए जितनी पूंजी की आवश्यकता होती है वो व्यवस्था वित्तीय संस्था के द्वारा तो होती है, लेकिन एक निश्चित कानूनी मापदंड के आधार पर ही वित्तीय संस्थाएं अपने ग्राहकों को वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यानी कि बच्चों जितनी भी आपका आर्थिक, देश का जो आर्थिक विकास है उसके लिए जितनी भी पूंजी की जो आवश्यकता होती है वो तो मुख्य रूप से आपका वित्तीय व्यवस्था के द्वारा, वित्तीय संस्था के द्वारा तो होती ही है। बाकी दूसरी चीज, कोई भी निश्चित कानून यानी कि आपका कानूनी मापदंड के आधार पर ही किसी आदमी को क्या करती है, वित्तीय संस्थाएं प्रदान कर सकती है अपने ग्राहकों को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब बात करते हैं वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार की होती है बच्चों, ये आपका जो है क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो जल्दी बताइए यहाँ पर कितने प्रकार के हैं। वित्तीय संस्थाएं जो है मुख्य रूप से आपका 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक होता है आपका राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और दूसरा होता है आपका राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, आपका 2000 आपका मुख्य रूप से 17 और 15 और 17 में पूछ लिया गया था कि वित्तीय संस्थाएं कितनी प्रकार की होती है, तो आप लोग को ध्यान रखना है 2 प्रकार की वित्तीय संस्थाएं होती है, एक होता है आपका राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और एक होता है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, ऊपर हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ा इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, तो मुख्य रूप से आपको सिर्फ ये याद रखना है वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2015 में भी आया हुआ है, 2017 में भी आया है कि वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं। लिख लेंगे आप आसानी से, अगर नहीं लिखे, नोट डाउन नहीं किए तो जल्दी
जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग वित्तीय संस्थाओं के सर्व यानी कि प्रकार के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहला प्रकार है आपका राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, यानी कि आपका नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वैसी संस्था जो देश के लिए वित्तीय और नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती है तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय प्रबंधन के कार्यों का संपादन करती है, उसे हम राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। इनके जो है मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण अंग है, यानी कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं उसको बोलेंगे बच्चों जो मुख्य रूप से क्या करेगा, देश के लिए वित्तीय और नीतियों का क्या करेगा, निर्धारण करेगा और उसका निर्देशन भी करेगा, साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय प्रबंधन के कार्यों का संपादन भी करेगा। तो उस वित्तीय संस्था को हम लोग बोलेंगे राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं। अब इसका मुख्य रूप से दो अंग है बच्चों, इसका पहला है आपका भारतीय मुद्रा बाजार और दूसरा है आपका भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार यानी कि आपका इंडियन मनी मार्केट, दूसरा है आपका इंडियन कैपिटल मार्केट, ठीक है। आइए सबसे पहले देखते हैं इंडियन यानी कि भारतीय मुद्रा बाजार। राष्ट्रीय स्तर पर उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र के लिए अल्पकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप लोग VVI मार दीजिएगा बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आया हुआ है और जो है 2 नंबरिया क्वेश्चन में भी आया हुआ है। आपका सीधा सीधा एक बार आ गया था बच्चों की जो भारतीय मुद्रा बाजार है वो किस स्तर पर हमको ऋण प्रदान करती है, किस प्रकार की जो है वित्तीय व्यवस्था प्रदान करती है। तो आपको ध्यान रखना है अल्पकालीन, कैसी अल्पकालीन यानी कि कुछ समय के लिए, ठीक है, ये आपका मुख्य रूप से प्रदान करती है। अब बात करते हैं भारतीय पूंजी बाजार यानी कि इंडियन कैपिटल मार्केट। तो भारतीय पूंजी बाजार में उद्योग एवं व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है, ये उसे भारतीय पूंजी बाजार कहा जाता है। यहाँ पर किस प्रकार का ऋण है बच्चों, किस प्रकार की वित्तीय व्यवस्था है, आपका दीर्घकालीन, जबकि आपका भारतीय मुद्रा बाजार में कौन सा था, अल्पकालीन वित्तीय व्यवस्थाएं मौजूद थी, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों मुख्य रूप से। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग जानते हैं भारतीय मुद्रा बाजार के 2 भागों को, यानी कि अब हम लोग भारतीय मुद्रा बाजार को जान लिया, तो अब इसके मुख्य रूप से 2 भागों में इसको बांटा गया है। एक है असंगठित क्षेत्र और दूसरा है आपका संगठित क्षेत्र। तो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कौन आ जाएगा, आपका गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आ जाएंगी, यानी कि आपका गैर बैंकिंग होगा बच्चों। जबकि संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आपका होगा वाणिज्यिक बैंक, विदेशी बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है वो आ जाएंगे संगठित क्षेत्र में। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित 3 प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था के रूप में कार्यशील है, यानी कि आपका जो संगठित है बच्चों, अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा संगठित क्षेत्र, तो मुख्य रूप से ये जो देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली है ये 3 प्रकार के बैंकिंग व्यवस्था के रूप में कार्यशील है। एक है आपका केंद्रीय बैंक, दूसरा है वाणिज्यिक बैंक और ये आपका है तीसरा सहकारी बैंक। जल्दी से इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव लगा दीजिए, आपका भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, ये आपका ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है बच्चों। जल्दी से बताइए आपका भारतीय का केंद्रीय बैंक कौन है, 2017, 18 और 21 में पूछा हुआ है, 22 में नहीं आया है, 100% 23 में मार दीजिए, 100% आना ही आना है। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI है, ठीक है, ये याद रखेगा। यह संस्था मुख्य रूप से बैंकिंग, वित्तीय और आर्थिक क्रियाओं का दिशा निर्देश एवं क्या करती है बच्चों, संचालन में सहयोग करती है। मुख्य रूप से कौन, केंद्रीय बैंक, यानी कि जो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका एक बार ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया था बच्चों कि केंद्रीय बैंक जो है आपका भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई। ये आपका 2011 में पूछा हुआ है, 2021 में पूछा हुआ है, 2022 में पूछा हुआ है। तो 22 में भी आ गया, 21 में भी आ गया, तो 23 में नहीं आने वाला। ये 100% याद रखिएगा, ये प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन आपको याद रखना है बच्चों ऐसे ही सिंपल में कि जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसकी जो स्थापना है 1935 में हुई थी। कितना में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है, ये याद रखेगा। आगे बात करते हैं वाणिज्यिक बैंक। तो यहाँ पर केंद्रीय बैंक के बारे में सब कुछ याद रख लिया। 2 ऑब्जेक्टिव तो मुख्य रूप से यहाँ से याद ही रखना है बच्चों, है ना। 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सीधा सीधा आपको पूछ लिया जाता है। उसके बाद जो है RBI से एक और भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बच्चों कि कौन सा संस्था जो है भारत में मुद्रा जो जारी करता है, यानी कि भारत में जो मुद्रा जारी करता है वो कौन सी संस्था जारी करती है। तो इसको याद रखना है, केंद्रीय बैंक। कौन सा बैंक, आपका भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है। कब आया हुआ है, तो 2020 और 2021 2 बार ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वाणिज्यिक बैंक यानी कि आपका कमर्शियल बैंक के बारे में। अधिकतर वाणिज्यिक बैंक सरकार के नियंत्रण में कार्य करती है। किसके अंतर्गत कार्य करती है बच्चों, आपका किसके नियंत्रण में, सरकार के नियंत्रण में कार्य करती है, जिसे राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। और अन्य ऐसे भी वाणिज्य बैंक है जो निजी क्षेत्र की वाणिज्य बैंक कही जाती है। तो जितने भी आपका कमर्शियल बैंक है होगा बच्चों, ये मुख्य रूप से किसके नियंत्रण में, सरकार के नियंत्रण में कार्य करेगी, ठीक है, समझ में आ गया ये सारा चीज। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग सहकारी बैंक के बारे में। तो वैसा संगठन जिसमें आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वैसी व्यवस्था जो RBI यानी कि आपका रिजर्व बैंक
ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशानुसार पर काम करती है, परंतु इसका संचालन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है बच्चों, जो आपका सहकारी बैंक होगा उसमें वो किसके आधार पर कार्य करेगी, तो आरबीआई के जो द्वारा दिया गया दिशा निर्देश है यानी कि निर्देशानुसार कार्य करेगा। बाकी लेकिन मुख्य रूप से उसका जो संचालन करेगा, संचालन करने वाला कौन होगा, तो संचालन करने वाला आपका राज्य का सरकार होगा। जो भी आपका बिहार का आपका सहकारी बैंक होगा बच्चों, तो उसका संचालन कौन करेगा, बिहार सरकार करेगी। लेकिन मुख्य रूप से वो किसके आधार पर कार्य करेगी, तो आपका आरबीआई के द्वारा जो दिया गया निर्देश यानी कि दिशा निर्देश है उसी पर कार्य करेगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं अब हम लोग भारतीय पूंजी बाजार के बारे में, यानी कि इंडियन कैपिटल मार्केट। भारतीय पूंजी बाजार मुख्यतः दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराती है। ऊपर में अभी मैंने बताया था भारतीय मुद्रा बाजार किस प्रकार की ऋण, अल्पकालीन, जबकि भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का, आपका दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आपका आया हुआ है ऑलरेडी। दीर्घकालीन पूंजी को की मांग बड़े बड़े उद्योग घराने एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए होते हैं। यानी कि जो आपका दीर्घकालीन पूंजी का जो मांग होता है बच्चों, ये किसके लिए, तो बड़े बड़े फैक्ट्रीज के लिए, बड़े बड़े कंपनीज के लिए, उद्योगों के लिए, घराने एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय पूंजी बाजार जो है इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्तीय संस्था और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। जबकि यहाँ पर जो है प्रतिभूति यानी कि आपका जो है बाजार के अंतर्गत कौन आ जाएगा, प्राथमिक बाजार, और औद्योगिक बाजार के अंतर्गत कौन आ जाएगा, द्वितीयक बाजार। ठीक है, ये याद रखिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका। आगे बात करते हैं, भारतीय पूंजी बाजार जो है मूलतः इन्हीं 4 वित्तीय संस्थाओं पर आधारित है, जिसके चलते राष्ट्रीय स्तरीय सार्वजनिक विकास होती है। यानी कि मुख्य रूप से जो भारत का जो पूंजी बाजार है बच्चों, ये मुख्य रूप से इसी 4 वित्तीय संस्थाओं पर आपका क्या है, वित्तीय बाजारों पर आपका डिपेंडेंट है। प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्तीय संस्था और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, जैसे आपका सड़क, रेलवे, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, विद्युत उत्पादन संयंत्र एवं बड़े बड़े निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग संचालित किए जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स के रूप में, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का क्या है, बैकबोन माना जाता है, यानी कि मेरुदंड। अगर वित्तीय संस्थाएं आपका मौजूद नहीं यानी कि मजबूत नहीं रहेगा बच्चों, तो उस देश का विकास होना, उस देश का आर्थिक विकास होना बहुत ही क्या है, दिक्कत होगा, बहुत ही समस्या होगा। लेकिन यदि उस देश की वित्तीय संस्थाएं मजबूत है बच्चों, तो राष्ट्र का विकास बहुत ही तेजी से होगा, बहुत ही गजब तरीके से अपने पटरी पर होगा, विकास की पटरी पर होगा। ठीक है, मुख्य रूप से जो है वित्तीय संस्था को क्या माना गया है, बैकबोन माना गया है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो बता देंगे सीधा सीधा कि जो है किसको मेरुदंड माना गया है, किसी भी देश के विकास के लिए किस संस्था को मेरुदंड माना गया, तो आपको वहां पर दे देना है वित्तीय संस्था। भारत की वित्तीय संस्था यानी कि भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो किसको कहा जाता है, मुंबई को। याद रखिएगा, जल्दी से आप लोग वीवीआई लगा दीजिए। भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो क्या है, आपका मुंबई। ये आपका प्रश्न कब कब आया हुआ है, तो लगातार 3 बार आया हुआ है, लगातार 20, 21, 22, यानी कि आपका लगातार 3 बार आ गया बच्चों। तो 23 में भी हो सकता है कि अगर आप लोगों का लक साथ दे, भाग्य साथ दे, तो ये प्रश्न 2 बार आ जाए, यानी कि चौथा बार लगातार आ जाए। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है बच्चों, क्योंकि 20, 21, 22 में आ गया है। लेकिन क्वेश्चन बनाने वाले लोग जो रहते हैं बहुत ही ज़्यादा चालाक होते नहीं है, वहाँ पर बैठे हुए लोग बहुत ही जो है मुख्य रूप से देखते नहीं है कि कौन सा प्रश्न पिछले बार पूछा गया था, नहीं पूछा गया था, वो लोग सीधा किताब उठाते हैं और वहाँ से चुन लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए बार बार क्वेश्चन जो है प्रश्न टकरा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आ सकता है प्रश्न। आगे बात करते हैं, मुंबई में जिस स्थान पर सुसंगठित पूंजी बाजार का प्रधान क्षेत्र है उसे दलाल स्ट्रीट कहा जाता है। यानी कि जिस स्थान पर जो मुख्य रूप से सुसंगठित पूंजी बाजार है बच्चों, उसका प्रधान जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, दलाल स्ट्रीट कहा जाता है। समझ में आ गया कुछ। चले आगे बात करते हैं, लेकिन मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा एक थोड़ा सा बच्चों, कि अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग अपने धमाकेदार रूप से एक बार अपने दोस्त यारों को एक बार शेयर भी कर दीजिए, और लाइक करना नहीं भूलिए। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, सेशन अच्छा से समझ में आ रहा है सारा चीज़, तो लाइक करना नहीं भूलेगा। और जो है आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार देख सकते हैं, सारा चीज़ आपका कंप्लीट कराया जा रहा है यहाँ पर। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जितना भी सोशल का पार्ट है बच्चों, सारा चीज़ यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अगर आपका कोई 9th स्टैंडर्ड में आपका कोई भाई बंधु है तो उनको भी आप लोग इस क्लास से जोड़ दीजिएगा। आगे बात करते हैं बच्चों बिहार राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं के बारे में। तो बिहार की जो अर्थव्यवस्था है मुख्य रूप से क्या है, कृषि पर आधारित है, जहां 87% जनसंख्या क्या है, गांव में निवास करती है, और लगभग 75% लोग
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष बोलते बच्चों डायरेक्ट में, ठीक है, और जो है अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट रूप से कृषि एवं उससे संबंधित लघु कुटीर उद्योग से जुड़े हुए हैं। बिहार में किसान की स्थिति बहुत ही खराब होती है बच्चों, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है अर्थव्यवस्था का जो पहला चैप्टर पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने बिहार के गरीबी के कारण को जाना था, बिहार के गरीबी को कैसे दूर किया जाता है। तो वहां पर मैंने बताया था बिहार की स्थिति इतनी खराब क्यों है, क्योंकि मुख्य रूप से बिहार का जो है उत्तरी क्षेत्र पूरा पूरा बाढ़ से ग्रसित है, दक्षिणी क्षेत्र पूरा पूरा सुखाड़ से ग्रसित है। बिहार में जो है शांति व्यवस्था माहौल नहीं स्थापित हो पाती है, बिहार की जो आधारिक संरचना का विकास नहीं हो पाया है। बिहार के जितने भी उद्योग थे, जब झारखंड बिहार से अलग हो गया था तो जितने भी आपके खदानें थी, जितने भी कोयला लोहा जितना भी खनिजें थी, वो सारे किस में चले गया? झारखंड में चले गया। जिस प्रकार से यहाँ पर बिहार में किसी भी प्रकार के उद्योग रह नहीं पाए, जितने भी प्रकार के चीनी और जूट उद्योग थे वो भी बंद पड़े हैं। तो मुख्य रूप से ये सारे क्या है बच्चों, बिहार के खराब स्थिति का कारण है। ये याद रखिएगा, आपका जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपका आया हुआ है। जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहाँ पर बताया था आप लोगों को आय भी बहुत कम होती है, जिससे वह अपना बचत ना के बराबर कर पाती है। बिहार में क्या है बच्चों, जनसंख्या भी बहुत ही ज़्यादा है ना। जब जनसंख्या ज़्यादा होगा बहुत ज़्यादा, अब यहाँ पर रोजगार की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है, बदहाल है, क्योंकि आदमी किस पर डिपेंड है? कृषि पर डिपेंड है। और एक आदमी के पास कितना ज़्यादा से ज़्यादा जमीन है? 2 से 3 बीघा, 4 से 5, इस प्रकार से 4 से 5 बीघा में क्या होगा बच्चों, सदस्य है 7 से 8, एक परिवार में 7 से 8 सदस्य हैं, और मुख्य रूप से 2-3 बीघा में खेती होगी, तो उसमें किस प्रकार के फसल को उपजाया जाएगा? ऊपर से सुखाड़ और वर्षा इतनी हो जाती है, कभी कभी बाढ़ आ जाता है, हर बार बाढ़ की जो है स्थिति बनी रहती है, तो इस प्रकार से फसल मारा जाता है ना। ये सारे कारण हैं, और परिणाम ये होता है कि कृषि या इससे संबंधित उद्योगों में खुद से निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, जिनके लिए उन्हें वित्तीय संस्थाएं द्वारा दिए गए ऋण की जरूरत पड़ती है। यानी कि अब इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, तो बिहार के जितने भी किसान हैं मुख्य रूप से, वो यदि उनके फसल नहीं हो पाते हैं बच्चों, यदि उनके पास उगाने के लिए, खेतों पर बुआई करने के लिए बीज की उपस्थिति नहीं हो पाती है, यदि उसके पास इतना रुपया नहीं होता है कि वो खाद प्राप्त कर सके, या जो है ट्रैक्टर के द्वारा जुताई करे, सिंचाई करे, पानी, तो इन सारे चीज़ों के लिए उसको वित्तीय यानी कि रुपये की जरूरत पड़ेगी। अब उसके लिए किसके पास जाएगा? कोई फ्री ऑफ कॉस्ट में तो देगा नहीं बच्चों। यदि वो महाजनों के पास जाएगा यानी कि सुनारों के पास जाएगा, जो है मुख्य रूप से क्या देती है, ऋण प्रदान करता है, तो उन लोगों की जो ब्याज दर होती है, प्रतिशत होता है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। तो इस प्रकार से ये रुख किसका करता है? वित्तीय संस्थाओं का करता है, संगठित वित्तीय संस्थाओं का रुख करता है, और वहाँ से जाकर के ये लोग ऋण प्राप्त करते हैं, है ना। ऋण की जरूरत पड़ती है और ये ऋण प्रदान करता है किसानों को, है ना। चलिए आगे बात करते हैं राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। तो ये भी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। जो राज्य स्तरीय है ये भी आपका 2 प्रकार का, एक हो जाएगा आपका गैर संस्थागत और एक हो जाएगा आपका संस्थागत। ऊपर में किस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था, एक हो जाएगा वहाँ पर ऊपर में पढ़ा हम लोगों ने असंगठित और संगठित, यहाँ पर पढ़ रहे हैं गैर संस्थागत और एक संस्थागत, है ना, नॉन इंस्टीट्यूशन और एक इंस्टीट्यूशनल। इन्हीं संस्थाएं द्वारा साख या ऋण उपलब्ध कराया जाता है, यानी कि जो भी आपका साख या ऋण उपलब्ध कराया जाएगा बच्चों, इन्हीं संस्थागत यानी कि आपका गैर संस्थागत और संस्थागत के अंतर्गत जो भी संस्थाएं आएगी वही ऋण प्रदान करेगा मुख्य रूप से। अब आप बात करते हैं हम लोग मुख्य रूप से गैर संस्थागत, यानी कि जो है मुख्य रूप से ये क्या होगा बच्चों, सरकार से अलग होगा, ये गैर संस्थागत होगा। ग्रामीणों को सहज ऋण सुविधा गांव के महाजन, सेठ, साहूकार इत्यादि लोगों द्वारा उत्पादन एवं उपयोग संबंधी सभी कार्य के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। ऋण देने का आधार व्यक्ति से उनका जमीन, जेवरात तथा अन्य कीमती सामानों को गिरवी रखा जाता है। ये तो आप लोग को मालूम होगा ना बच्चों। हम लोग के इधर क्या होती है, ज़्यादातर जितने भी अभी आप लोग जो है, सब तो हम लोग बिहार से है, क्योंकि बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग जो है मुख्य रूप से गाँव देहात में देखा जाता है बच्चों कि कोई औरत क्या करती है या फिर कोई आदमी क्या करता है, जाता है अपना यानी कि किसके पास, महाजन के पास चले जाता है या सेठ साहूकार के पास चले जाता है, और जाकर के क्या कर देता है, अपना सोना या फिर चांदी, कोई बहुमूल्य धातु मौजूद रहता है उसके पास, तो उसको क्या कर देता है, उस सेठ साहूकार को दे देता है, यानी कि गिरवी रख देता है, यानी कि उसको दे देता है बच्चों। और उसके बदले में वो सेठ साहूकार या महाजन जो होते हैं उसको रुपये देते हैं कुछ, यानी कि मान लीजिए सोना दे दिया तो उसको 10,000 दे दिया। अब वो 10,000 यदि लौटाने नहीं पाएगा, जब वो लौटाएगा ब्याज के साथ, तो इसमें कुछ ब्याज भी दिया जाएगा, 10%, 20%, जितना भी ब्याज लगेगा उसको, तो उसके आधार पर मान लीजिए 2 साल के लिए रखा तो इसको 15,000 चुकाना पड़ेगा। अब तो ये 15,000 लेकर के जाएगा, जिसका सोना था बच्चों वो जाएगा, तो उसको क्या कर देगा, वापस कर देगा सोना। लेकिन अगर ये 15,000 यानी कि देने के लिए नहीं गया सेठ साहूकार को, 3-4 साल के बाद जा रहा है, तो ये 15,000 की जगह इसको 25 से 30,000 यानी कि ब्याज परसेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर मिलेगा। अन्यथा यदि अगर ये रुपया जमा करने नहीं जाता तो वो सोना जो होता है, जो भी सामान उसके पास गिरवी रखा जाता है बच्चों, सेठ साहूकार के पास या फिर महाजन के पास, वो उनका हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये याद रखिएगा। तो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे,
तो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आपका महाजन आ जाएगा, असंस्थागत बच्चों। तो यहाँ पर सेठ साहूकार आ जाएंगे, व्यापारी आ जाएंगे, रिश्तेदार एवं अन्य। कभी कभी क्या करते हैं, रिश्तेदार लोग देते हैं, लेकिन रिश्तेदार कभी भी रुपया देता है तो बच्चों उसका ब्याज नहीं मांगता है वो, है ना, बहुत बार देखा जाता है। लेकिन जितने भी प्रकार के आपका महाजन, सेठ साहूकार और व्यापारी वर्ग होगा या पैकार होगा, वो लोग क्या करेंगे, उच्च स्तर पर, उच्च दर पर आपसे ब्याज भी वसूल करेंगे जब आप उससे क्या मांगेंगे, ऋण मांगेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं संस्थागत वित्तीय संस्था यानी कि आपका सोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। तो मुख्य रूप से यहाँ पर इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत साख या ऋण उपलब्ध कराया जाता है जो मुख्यतः सरकार के द्वारा देखरेख में इसकी सारी प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। इसके मुख्य रूप निम्न है, यानी कि ये किसके अंतर्गत होगा बच्चों, ये किसके नियंत्रण में होगा, सरकार के नियंत्रण में होगा। यानी कि आपका जो सरकार होगी राज्य की, उसी के नियंत्रण में होगा, उसी के देखरेख में सारी क्रिया पूर्ण होगी। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आता है आपका सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक, ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड एवं इसके अंतर्गत और भी कुछ क्षेत्र यानी कि संस्थाएं आती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपका यहाँ से क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बनता है और जो है यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका सहकारी बैंक यानी कि कोऑपरेटिव बैंक। इनके द्वारा उपलब्ध सहकारी साख व्यवस्था गांव जिला स्तरीय है। इसके माध्यम से राज्य के किसानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अब यहाँ से आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि सहकारी जो बैंक होती है वो किस प्रकार की ऋण प्रदान करती है, अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण या फिर आपका इनमें से तीनों। तो तीनों प्रकार के ऋण जो है प्रदान करती है कौन, आपका सहकारी बैंक यानी कि कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, अब बात करते हैं प्राथमिक सहकारी समितियां, तो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इसकी स्थापना जो है मुख्य रूप से बच्चों, इसकी स्थापना अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता के लिए की गई है। यही याद रखना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बच्चों कि प्राथमिक सहकारी समितियां किस प्रकार की ऋण प्रदान करती है, अल्पकालीन। ठीक है, याद रखिएगा। एक गांव अथवा क्षेत्र के कोई भी कम से कम 10 व्यक्ति मिलाकर एक प्राथमिक साख समिति का निर्माण कर सकते हैं। ये समितियां क्या करती है, प्राथमिक कृषि साख समितियां भी कहलाती है। यानी कि ये आपका प्राथमिक यानी कि छोटे स्तर का हो जाता है बच्चों, गांव देहात पर, मोहल्लों पर ये आपका प्रचलित है। यानी कि इसमें क्या होता है, 10-10 आदमी क्या करते हैं, अपने कुछ रुपया क्या कर देते हैं बच्चों, जमा करते हैं और यहाँ पर इन्वेस्ट करता है। और उस रुपये के द्वारा मान लीजिए 10 आदमी है, एक ग्रुप बनाया 10 आदमी का, और एक आदमी ने दिया 1 लाख रुपये, एक आदमी ने, तो प्रत्येक आदमी ने अगर 1 लाख रुपया करके दिया बच्चों, तो 10 आदमी का कितना हो गया, 10 लाख रुपया हो गया। ये 10 लाख रुपया मिलकर के क्या करेगा, ये 10 आदमी अलग अलग प्रकार के गांव के जो भी आवश्यकता होगा जिस आदमी को भी, उसके आधार पर, उसकी योग्यता के आधार पर, उसके आय के आधार पर उसको क्या करेगा, ऋण प्रदान करेगा और उसके बाद में फिर ब्याज के साथ उसका वापस लेगा। मतलब कि 4 महीना के बाद, 5 महीना के बाद, या आप लोग देखते होंगे बच्चों गांव में मुख्य रूप से हफ्तावारी चलती है ना, हर सप्ताह में जाते हैं ना कुछ लोग गांव के, देखते होंगे आप लोग जमा करने के लिए जाते हैं बार बार कि कहाँ गए थे, तो हफ्ता जमा करने के लिए गए थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ प्रकार यानी कि बांट दिया जाता है, मान दिया जाता है उन लोगों को कि एक सप्ताह में जो है आपको 400 रुपये जमा करना है, या फिर आपका 1 महीना में 1000 रुपये जमा करना है, इस प्रकार से। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गया। अब बात करते हैं भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक। किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए भूमि विकास बैंक खोला गया। ये किसानों के भूमि को बंधक रखकर कृषि में अस्थायी सुधार एवं विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। किस प्रकार की ऋण प्रदान करती है, दीर्घकालीन ऋण। और ये मुख्य रूप से क्या करता है, भूमि विकास बैंक है बच्चों। तो यानी कि मुख्य रूप से किसानों के लिए है, और ये क्या करेगा, भूमि को गिरवी रखेगा। यानी कि आपको जो किसान का जो जिस पर वो जिस खेत में वो जुताई करेगा, जिस खेत में वो फसल को उपजाएगा, उस खेत को क्या रख लेगा, गिरवी रख देगा, वो अपने पास बंधक रख देगा बच्चों। और तब उसको एक दीर्घकालीन के लिए यानी कि लंबे समय के लिए 2 साल 3 साल के लिए क्या करेगा, उसको ऋण प्रदान करेगा। और फिर उसके बाद ऋण प्रदान करेगा या फिर विभिन्न प्रकार के सामान भी प्रदान कर सकता है उसको, है ना। व्यावसायिक बैंक की बात करते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पर भूमि विकास के बारे में आपको एक ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो ये आपको याद रखना है, भूमि विकास बैंक। ये क्वेश्चन जो है मुख्य रूप से आपका 2021 में आया हुआ है। ठीक है, कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली कौन सी संस्था है, तो भूमि विकास बैंक। ये याद रखेगा अच्छी तरह से। जितने भी महाजन, सेठ, साहूकार, ये सब के बारे में पढ़े थे बच्चों, ये जो है किसी भी प्रकार का दीर्घकालीन और ये नहीं देगा। ये मतलब कि आपका संस्थागत नहीं है, ये असंस्थागत है। यानी कि ये इसका जो ब्याज का जो दर होगा बच्चों बहुत ही हाई होगा। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, भूमि विकास हो गया। अब बात करते हैं व्यावसायिक बैंक यानी कि कॉमर्शियल बैंक। देश में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की नीति 1968 तथा बाद में उनका राष्ट्रीयकरण। तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1969 के बाद व्यावसायिक बैंक अधिक मात्रा में किसानों को ऋण प्रदान करने लगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है बच्चों, आपका आया हुआ प्रश्न है कि जो है भारत के
जो बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, यानी कि व्यावसायिक यानी कि वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। ये आपका प्रश्न आपका बार बार आया हुआ है बच्चों। 2016 में आया हुआ है, 2018 में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ है, 2022 में आया यानी कि नहीं आया था, तो 21 में भी नहीं आया, 22 में भी नहीं आया, तो 100% यहाँ से 23 में प्रश्न बनने का चांस है। ठीक है, ये याद रखेगा। ठीक है, कौन सा प्रश्न, तो मुख्य रूप से वाणिज्यिक या व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण से संबंधित कब हुआ था, 1969 ईस्वी में। इसके बाद व्यावसायिक बैंक क्या करने लगे, अधिक मात्रा में किसानों को ऋण प्रदान करने लगा, यानी कि ऋण की मात्रा में क्या कर दी बच्चों, उन्होंने वृद्धि कर दी। मान लीजिए 1 लाख का ऋण देता था तो वहां पर बढ़ा करके 1.5 लाख कर दिया, 2 लाख कर दिया, इस प्रकार से। अब बात करते क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि रीजनल रूरल बैंक। सीमांत एवं छोटे किसानों, कारीगरों तथा अन्य कमजोर वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देश में 1975 ईस्वी में स्थापित की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपका प्रश्न आया हुआ है कि जो है वाणिज्यिक क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक है इसकी स्थापना कब की गई, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई बच्चों, 1975 में। ध्यान रखिएगा आपको ये सारा चीज। चले आगे बात करते हैं। इसी वर्ष इसकी स्थापना बिहार राज्य में की गई थी, और 1975 में जब इस बैंक का स्थापना हुआ था तो उसी वर्ष जो है बिहार में भी उसकी स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं नाबार्ड बैंक की। ये कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सरकारी संस्था, व्यावसायिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्तीय की सुविधा प्रदान करता है, जो पुनः किसानों को यह सुविधा प्रदान की जाती है। यानी कि नाबार्ड क्या हो गया बच्चों, उच्च स्तर पर हो गया। ये मुख्य रूप से कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए क्या करती है, तो सरकारी जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाओं के अंतर्गत जैसे आपका व्यावसायिक बैंक हो गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया, उसको वित्तीय सुविधा प्रदान करती है, और वही वित्तीय सुविधाएं बाद में क्या किसको मिल जाता है, किसानों को मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नाबार्ड बैंक का कार्य। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये सारा चीज़ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज का सेशन यहीं तक हम लोग रखते हैं। क्या सारा चीज़ समझ में आ गया? किसी भी प्रकार की कहीं पर समस्या है आप लोग को? क्या नहीं ना, कहीं पर किसी को समस्या है जल्दी से बताइए। नहीं ना, आप लोग को याद रखना है मुख्य रूप से ये प्रश्न आपका आया हुआ है, जो अभी जस्ट बात किए बच्चों इसके बारे में कि संस्थागत, ये आपका प्रश्न आया हुआ है बहुत ही डिटेल में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 4 नंबर यहाँ प्रश्न में आया हुआ है। मुख्य रूप से प्रश्न था कि राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोतों के कार्यों का वर्णन कीजिए। कैसा प्रश्न था कि राज्य स्तरीय, ये कैसा संस्थागत जो है बच्चों, ये किस प्रकार का है, तो राज्य स्तरीय है ना, तो राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोत के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो मुख्य रूप से ये सारा चीज लिख लेंगे। लिखने के बाद जितने भी इसके अंतर्गत आती है बैंक लिख लेंगे, सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां, जितने सारे चीज है इसको लिख करके उसके बाद एक एक करके सबका क्या कर लेंगे हम लोग, वर्णन कर देंगे थोड़े थोड़े मात्रा में, तो हमको एक भी मार्क्स यहाँ पर नहीं कटने वाला। ठीक है, तो समझ में आ गया सारा चीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिएगा, दिल व जान लगा करके, क्योंकि आप लोगों को 90 से 95% मार्क्स लाना है बच्चों मैट्रिक में। और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और हर प्रकार से जितने भी, अगर आप लोगों को मैथ में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है बच्चों, तो बहुत ही गजब तरीके से आप लोग को मैथ भी पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पर आप लोग जाकर के पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।